बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो डिसहार्ट हैं आजकल के इस एरा में, और ये डिजिटल एज है, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? आजकल की ख़वातीन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन जा रही है, अगर एक बंदा वहाँ पे कमाता है तो ऑब्वियसली घर का सर्कल नहीं चल पाता। जॉब्स हैं लेकिन हम लोग जा नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं किया जाता। बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश कौन करे? फीमेल्स को यही है कि ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में। सो आपको जहाँ लगते हैं ना, फीमेल जो है घर बैठे बैठे अपनी टांग अड़ा दें, मोबाइल का, सोशल मीडिया का सही यूटिलाइजेशन करें। घर पे बैठ के कुछ नहीं होता तो सिलाई सीख लें, एटलीस्ट अपने घर के लोगों के कपड़े वगैरह सिलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अरमाडा। एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी, एक ऐसी बाहिम्मत खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ कोविड में काम किया, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसा हंगामी सिचुएशन होती है तो उसको टैकल करने के लिए, उसकी लोगों की मदद करने के लिए आगे आगे होती हैं। और पाकिस्तान में खैबर से लेके कराची तक ये काम करती आ रही हैं और अभी तक भी ये काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मायदा गफूर कियानी, मायदा रज़ा भट्ट के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मिस फॉर द टाइम। जिस तरह से आप सुपर टैलेंटेड, सुपर एज अ सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इसी तरह आप सुपर वाइफ भी हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, किस तरह से आपको यूजुअली ये होता है ना कि ख़वातीन को इस फील्ड में नहीं आने दिया जाता, पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको सोशल काम करने के हवाले से घर से कैसे इजाज़त मिली? हम लोग वापस चले जाते हैं। जब मैं क्लास 5 में थी, मैंने उर्दू के बुक में ईदी चैप्टर पढ़ा था। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी कि ये कौन है ईदी, ये दूसरों की हेल्प करते हैं, हुई इज़ ही। सो मैंने उस पर वर्कआउट किया, मुझे पता चला अच्छा ये तो ये हैं, ये तो दूसरों की हेल्प करते हैं, कराची से हैं, इनके डिफरेंट ऑर्फनेज हाउसेज़ हैं। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ हेल्प दूसरों की, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सो मैंने अपने स्कूल के ही प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बनाया। हमारे स्कूल वाले बच्चों को SOS विलेज लेके जाना स्टार्ट करते थे। हम लोगों ने SOS विलेज जाना स्टार्ट कर दिया। SOS विलेज में हम लोग बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, स्टेशनरी प्रोवाइड करते थे। फिर उसके बाद जब मैं 8th क्लास में गई, मुझे सोशल वर्क क्लब का मेंबर बना दिया गया। तभी अर्थक्वेक आया था और फ्लड आया था पाकिस्तान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था। तब मैंने अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म से 2 लाख कलेक्ट किए थे। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने आर्मी के थ्रू चीज़ें वगैरह भेजी अफेक्टेड एरियाज़ में। देन जब मैं 10th क्लास में प्रमोट हुई तो मुझे सोशल वर्क क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इसी दौरान मेरी अब्दुल ईदी साहब से मुलाकात हुई थी। अच्छा, आपका एक ख्वाब था कि उनसे मुलाकात भी हो? उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक स्टैम्प दी थी अपनी, जो कि अब भी मेरे पास है। मुझे लगता है मुझे इंटरव्यूज़ में वो स्टैम्प लेकर आनी चाहिए। सो वो स्टैम्प उन्होंने मुझे दी। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। तो बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, घर से परमिशन नहीं मिलती। आप जब वॉलंटियर वर्क करने के लिए जा रहे हो तो घर से निकलते हो, आपको नहीं पता होता आपकी वापसी कब है, क्योंकि इसके लिए आपको नहीं पता होता कि टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना रिक्वायर्ड नहीं होता, आपकी कब वापसी होगी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए थे। लेकिन जब मैं अपने स्कूल से निकल आई, कॉलेज में चली गई थी, तब हम लोगों ने ओल्ड एज हाउस और ऑर्फनेज हाउस में विज़िट करने शुरू कर दिए। हम लोग वहाँ पे हर रोज़ अफ्तारी करवाते थे, कवाली नाइट्स हमारी होती थी, टाइम स्पेंड करते थे, टी पार्टीज़ होती थी, गप्पे शप्पे मारते थे। तो मैंने अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया। फैमिली जो थी टीम से मिलती थी, उनको पता चलता था अच्छा ये है मायदा की टीम। सो वो मुझे पॉजिटिव लेना शुरू हो गया। वो कहते अच्छा काम करिए। जब लोग बताते थे कि हमने मायदा से बहुत कुछ सीखा है और वो रिस्पेक्ट देते थे मुझे भी और मेरी फैमिली को, तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी। तो इस तरह फिर जर्नी मेरी चलती रही और इस तरीके से मैंने अपनी फैमिली को मना लिया। ठीक है। अच्छा मिस, बड़ा काम कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि थर पार्कर में भी आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी भी काम कर रही हैं। आर्मी के हवाले से भी आपने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं। जी। तो थर पार्कर में क्या क्या और प्रोजेक्ट्स किए हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है? अच्छा, जब मैं शुरू में इस फील्ड में आई थी, मुझे लगता था थर पार्कर ऐसी जगह जहाँ पे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि जो मुझे लगता था मैं काम नहीं कर पाती थी ना, लेकिन मैं नियत कर लेती थी कि मैं करके रहूँगी। कोविड में ही मुझे एक लेडी मिली, मिस तैयबा। शी लिव्स नियर टू माई हाउस। उनसे मेरा सोशल मीडिया पे ही कांटेक्ट हुआ।
लाइक शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड लेकिन शी इज़ सो मच मोटिवेटेड। उनको कोई पर्सन चाहिए था जो उनके साथ थर पार्कर जा सके और उनके साथ काम शाम कर सके। मैंने थर पार्कर पे सर्च आउट किया, हम लोगों ने वहाँ से लोकल्स को ढूंढा, डिफरेंट हम लोगों ने जगह पे देखी कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है या एजुकेशन की ज़रूरत है। जो वहाँ के लोकल्स थे ना अपने लाइक उसके मुताबिक ना बता रहे थे कि जी इस जगह पानी की ज़रूरत है, जी इस जगह स्कूल की ज़रूरत है, जी इस जगह इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने हर चीज़ को रखा और इस पर वर्कआउट किया। फिर आर्मी से कांटेक्ट किया। ऑब्वियसली आर्मी वहाँ पर भी होती है जहाँ पे हम भी नहीं जा सकते। आर्मी से कांटेक्ट किया तो आर्मी ने हमें बताया कि हम आपको जगह ढूंढ के देंगे जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है। सो उसके बाद हम लोगों ने सारा पेपर वर्क करने के बाद, डोनेशंस वगैरह कलेक्ट करने के बाद वेंडर्स ढूंढे जो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लाहौर से इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जा सकते थे, हमें वहीं से चीज़ें परचेज़ करनी थी। थर पार्कर पे जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया हुआ सबसे बड़ा वाला पानी के ऊपर किया हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के अंदर टॉयज़, स्टेशनरी की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें वो दी हुई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देगे दी हुई हैं और अदर देन दिस वहाँ पे आग वगैरह लगती रहती है। तो एक गांव में आग लग गई थी, जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन जानवरों को जानी नुकसान हुआ था। आग फैलते फैलते ना 20 लोगों के घर थे, 20 लोगों के घरों को तबाह कर दिया था, जला दिया था। तो उनको हम लोगों ने पर फैमिली 20,000 रुपीज़ दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए थर पार्कर में और पर्सनली मेडिकल कैंप भी लगाया था। बहुत मतलब मुझे अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करके। लेकिन एक चीज़ की मुझे ये हुआ कि वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अगर हम एक बच्चे को जूता देते थे तो उसे नहीं पता कि उसने ये जूता पहनना है, वो संभाल के रख देता था। अगर मेडिकल कैंप में हम लोगों को दवाइयाँ दे रहे थे ना तो वो दवाइयाँ संभाल के रख लेते थे, खाते नहीं थे। तो अवेयरनेस वहाँ पे, अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में तो है लेकिन कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा है। और पानी की किल्लत तो हद से ज़्यादा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वहाँ पे गैस भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमें फ़ेस करने को मिली। और वहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। तो हमें काम देख के करना पड़ता था कि हमारे पास ज़कात जो सदका के पैसे थे किन फैमिलीज़ पे लग सकते थे, किन फैमिलीज़ पे नहीं लग सकते थे। जिन पे नहीं लग सकते थे फिर उनके लिए अलग हम लोगों ने फ़ंड्स जनरेट किए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो हम लोग दिए बगैर नहीं आ सकते थे। तो मैंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 3 दफ़ा थर पार्कर विज़िट किया। 3 टाइम्स विज़िट किया, राइट। अच्छा, आप बात कर ली जाए नेटवर्क की, जैसे कि आपका बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, आपके पास इतनी वॉलंटियर फोर्स है, मुख्तलिफ आप बड़ी तंजीमों को भी आप हेल्प आउट करती हैं बड़े टास्क में। थोड़ा सा ये भी बताइए कि ब्लड के हवाले से भी आपकी टीम काम कर रही है लाहौर के अंदर, जैसे कि ब्लड की अशद ज़रूरत होती है, डेली बेसिस पे ब्लड रिक्वायर हो रहा होता है। तो ब्लड आप कैसे अरेंज करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह से आप चेक करते हैं और आपकी टीम कैसे डोनर्स जो रेसिपिएंट है उन तक पहुँचती? मैनी ईयर्स अगो में नानों को ब्लड चाहिए था और पॉजिटिव। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आके उनको ब्लड दिया। तो हम लोग ने काफ़ी अच्छे अल्फाज में याद रखा कि ये इतनी दूर ब्लड देने आए। तो मैंने कहा अगर ये आ सकते हैं तो मैं ब्लड वाला काम क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मैंने एक केस पकड़ा, मेरे पास आया कि यहाँ पे ब्लड चाहिए। हम लोगों ने अटेंडेंट से पूछा केस क्या है, ब्लड क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, किस हॉस्पिटल में चाहिए, हमें डिटेल्स दें। मैं स्टेटस अपलोड कर दिया, ब्लड अरेंज हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुआएं मिली। अब द थिंग इज़ कि कैंसर पेशेंट्स को ब्लड काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को चाहिए होता है। अब जो डिलीवरी केसेस आ जाते हैं, अगर आपका HP लेवल जो है वो 10 अबव है, ये 9 अबव है, आपको ब्लड नहीं लगता। अगर बिलो होगा तो ऑब्वियसली ब्लड लगेगा। लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी पॉलिसी है कि HP लेवल जितना मर्जी क्यों ना हो, क्रॉस मैच होना ज़रूरी है। अब क्रॉस मैच बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। फिर उसके बाद डोनर जो होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतना टाइम वहाँ पर गया, मैंने वेट किया, मैंने क्रॉस मैच करवाया और अब इन्होंने मेरा ब्लड ब्लीड ही नहीं करवाया। डीमोटिवेट हो जाता है, अगली दफ़ा वो ब्लड देने ही नहीं चाहता। अब जब मैंने एक दफ़ा ब्लड अरेंज करवाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुआएं मिली, फिर मैं और मोटिवेट हो गई, दूसरी दफ़ा करवाया, तीसरी दफ़ा करवाया। जब मैं करवाती गई ना, इसके अंदर भी डिफरेंट जर्नीज़ हुई हैं मेरे साथ।
जिना हॉस्पिटल में एक बैकवर्ड एरिया से फैमिली आई हुई थी, उनको बोलना नहीं आता था, डॉक्टर से बात करनी नहीं आती थी। बड़ा चैलेंज होता है कि बहुत ज़्यादा। अब वो बार बार हमें कॉल कर रही हैं, बाजी जी ब्लड अरेंज करवा दें, बाजी, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही, मुझे भी समझ नहीं लग रही थी। मैं उस हॉस्पिटल के पास थी, मैं गई, मैं उस फैमिली से मिली, डॉक्टर से मिली, फिर डोनर्स वगैरह अरेंज करके दिए जितने चाहिए थे। फिर कई रात को जाके उनके घर बेटी पैदा हुई, उन्होंने उसका नाम माइता रख दिया। अच्छा, आपके नाम से। फिर मैं इससे ज़्यादा और मोटिवेट हो गई। अभी रिसेंटली एक डायरेक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनको भी ब्लड चाहिए था। ऑब्वियसली उनका भी सर्कल अच्छा खासा सर्कल है, उनके अंडर इतने ज़्यादा लोग काम भी करते हैं, उनको ब्लड ही नहीं मिल रहा था, ओ पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। ही जस्ट कॉन्टेक्टेड मी, मैंने ब्लड अरेंज करवा के दे दिया। अब आउट ऑफ द नो वे उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकाला और फिर वो मिठाई लेकर आ गए घर। तो फिर इस तरह की जो छोटी मोटी खुशियाँ आप कह लें या लोगों की दुआएं कह लें, वो ये ना, अगर आपने एक शख्स की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान पहुँचाई। और कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत बहुत मैटर करती है। अगर किसी का ब्लड अरेंज हो रहा है, उसकी किस्मत उसका नसीब, अगर किसी का अरेंज नहीं हो रहा तो उसकी किस्मत उसका नसीब। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आपके अपने ब्लड नहीं दिया, ब्लेम करते हैं, आपने नहीं दिया, हमारे बंदे की डेथ होगी, ये हो गया वो हो गया। ब्लड से डेथ नहीं होती। और ऊपर से ना डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो कोऑपरेट नहीं करते, हॉस्पिटल वाले आपके ना वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं बस ब्लड लेकर आए फिर हम लोग काम शुरू करेंगे। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं। और यहाँ पे गलती उनकी होती है, जिनको ब्लड चाहिए होता है वो अपने सर्कल में ब्लड नहीं ढूंढते, वो कहते हैं कि बाहर अगर कोई ब्लड अरेंज करवा रहा है हम लोग वहीं से ही ले लेंगे, अपने सर्कल में नहीं देखेंगे। फिर क्या हुआ, मेरा नंबर वायरल होना शुरू हो गया, हॉस्पिटल्स की दीवारों पे मेरा नंबर लिखा होता था। अच्छा। फिर इस तरीके से ब्लड एक्टिविस्ट की भी जर्नी स्टार्ट हो गई। राइट। अच्छा, ये तो आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या काम है? क्योंकि मेरे पास तो बहुत एक लंबी लिस्ट है, आप खुद ही बता रहे हैं इस वाले से। इसके अलावा शादियाँ भी लोगों की मैंने करवाई हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही मुझे वसीला बना देते हैं। इसके अलावा तदफीन के केसेस मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि जैसे मुल्क की सूरत हाल है, तदफीन जनाजा बहुत मुश्किल से लोग करवाते हैं। ये सारे काम कर रहे हैं। जॉब प्रोवाइडिंग का काम मैंने शुरू किया है। जॉब प्रोवाइडिंग का काम मैंने इस तरीके से शुरू किया है, एक पर्सन, किसी को स्टाफ चाहिए था फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने स्टेटस लगा दिया, उनको जॉब मिल गई। फिर अब जिनको भी स्टाफ चाहिए होता है वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो कहीं बाहर कांटेक्ट करेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे रेफरेंस से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को जॉब मिल गया। अच्छा, आप सेल्फ रिलायंस पे भी थोड़ा काम कर रही हैं, कुछ freeschool.pk पे भी आपका थोड़ी सी जर्नी है, तो उस पर थोड़ा सोचना। सेल्फ रिलायंस, ऑब्वियसली आप एक आदमी की या एक फैमिली की मदद एट अ टाइम एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग उसको स्मॉल बिजनेस हम लोग करवा के देते हैं। सो कश्मीर में हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, छोटी सी दुकान खोल दी, छोटी सी फ्रूट्स की रेडी, छोटी सी आप कह लें सब्ज़ी की रेडी, इस तरीके से हमने छोटे मोटे वहाँ पे सेल्फ रिलायंस के काम कर दिए। लाहौर में भी किया, किसी को जूते की दुकान खोल के दी, उनके लिए एक दुकान ऑलरेडी थी लेकिन माल लेने के ज़्यादा पैसे नहीं थे, सो ऑब्वियसली फिर हम लोगों ने उनको और जूते ख़रीद के दे दिए। किसी के पास सब्ज़ी की रेडी थी, सब्ज़ी ख़रीदने के पैसे नहीं थे तो सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने ख़रीद के दे दी। आप freeschool.pk पे आ जाते हैं, मिस तैयबा अमजद, उनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। मैंने डिफरेंट आप कह लें झुग्गी के जो इलाके थे वहाँ पे विज़िट करना शुरू किया। जब हमें पता चला कि ये लोग बच्चे पूरा दिन वेले रहते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि एक लोकेशन हम लोग ढूंढेंगे, वहाँ पे हम लोग freeschool.pk के नाम से स्टार्ट करेंगे। उधर जो होगा इनको रूम में दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, बैग दिए जाएंगे, स्टेशनरीज वगैरह हर चीज़ दी जाएगी। एंड यहाँ पे मैं मिस तैयबा अमजद का ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने सिलेबस खुद तैयार किया बच्चों का, कि वो 1 साल के अंदर नर्सरी, प्ले ग्रुप, क्लास 1 ये तीनों क्लासेस कवर कर जाएँ 1 साल के अंदर। अब ये चीज़ें डिपेंड करती थी टीचर्स के ऊपर, ये चीज़ें डिपेंड करती थी बच्चों के ऊपर, ये चीज़ें डिपेंड करती थी हमारे ऊपर कि हम उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसा रखते हैं। ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, एक काम करके शुरू करके छोड़ देंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन लिटरली टीचर्स जो हमें मिले बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत हार्ड वर्किंग थी,
बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। बच्चों का ये थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं जब हम लोग कुछ काम करते हैं कि गांव जाना पड़े, इधर जाना पड़े, अम्मी काम करने जाती है तो हमें घर पे बच्चे संभालने पड़े। अम्मियों का यही होता है, बाप जो होते हैं वो कमाते नहीं हैं आजकल की सोसाइटी में, अम्मियाँ लोगों के घरों में काम करने जाती हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं वो घर पे छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं। सो फिर इस तरीके से फ्री स्कूल डॉट पीके की जर्नी स्टार्ट हुई। जब एक सक्सेसफुल स्कूल हम लोगों ने 1 ईयर का कर लिया, फिर सेकेंड स्कूल स्टार्ट किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिर उसके बाद उसके अंदर जो बच्चे थे उनको हम लोगों ने सेलेक्ट करके स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि उनको हम लोगों ने लाइक जो नॉर्मल क्लास है ना वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाया रेगुलर बच्चों के साथ, ऑब्वियसली कंपैरिजन होते हैं। वहाँ पे अलग क्लास बनाई गई स्लम्स के बच्चों की, जहाँ पे सिर्फ स्लम्स के बच्चे थे। उनको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, उनके ऊपर जितना हार्ड वर्क होगा हार्ड वर्क किया जाएगा। लेकिन स्कूल एक ही है, स्कूल प्राइवेट है, अच्छा स्कूल है, स्लम के बच्चों की अलग क्लास है। राइट। तो बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी ये बातें और ये जर्नी के बारे में सुना। ख़वातीन के हवाले से क्या मैसेज देंगी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो डिसहार्ट हैं आजकल के इस एरा में, और ये डिजिटल एज है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल की ख़वातीन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन जा रही है, अगर एक बंदा वहाँ पे कमाता है तो ऑब्वियसली घर का सर्कल नहीं चल पाता। तो इस तरीके से ख़वातीन डिसहार्ट हो जाती, डिमोटिवेट हो जाती कि हम लोग घर पे बैठ के क्या करें, हमें कुछ नहीं किया जाए, हमें समझ नहीं आ रही, जॉब्स हैं लेकिन हम लोग जा नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं किया जाता, बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश कौन करे। काफ़ी ज़्यादा ना सवालात ख़यालात आ जाते हैं फीमेल्स के ऊपर। फीमेल्स को यही है कि ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? क्योंकि जो अब्दुल सत्तार ईदी थे शुरू में वो दूध वाले थे, उन्होंने दूध सेल आउट किया। पेंसिल वाले थे, उन्होंने पेंसिल सेल आउट की। पान वाले थे, उन्होंने पान सेल आउट किया। फिर लेट 30s में उनको पता चला कि उन्होंने सोशल वर्क करना है, जब उनको डोनेशंस आई थी। सो आपको जहाँ लगते हैं ना फीमेल जो है घर बैठे बैठे अपनी टांग अड़ा रहे हैं, मोबाइल का, सोशल मीडिया का सही यूटिलाइजेशन करें। आजकल पेड कोर्सेज है, हर चीज़ है, घर पे बैठ के कुछ नहीं होता तो सिलाई सीख लें, एटलीस्ट अपने घर के लोगों के कपड़े वगैरह सिएं। तो इस तरीके से ना कुछ ना कभी वो कर लेंगे। अच्छा, सिलाई से मुझे याद आया कि आपका एक प्रोजेक्ट सिलाई मशीनों का भी था, उस पर थोड़ा सा बताइए कि वो क्या प्रोजेक्ट है? अच्छा, मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मुझे कुछ करना था, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं। तो मैं 20 औरतें इकट्ठी की, मैंने उन्हें अपने घर पे बुला लिया, और मेरी मदर इन लॉ वाज द हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट ना। उन्होंने कहा चलो मैडम मैं सिलाई सिखाऊंगी, तो मैं कहा ठीक हो गया। सो अपनी बर्थडे पे मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 20 लेडीज़ को मैंने बुलाया था, उनको मशीन दी, कपड़ा दिया, नलकी दी, हर चीज़ उनको मैंने दी, और उनको फिर सिलाई सिखाना मेरी मदर इन लॉ ने सिलाई सिखाई थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतने कम टाइम पे उन्होंने सिलाई करना सीख ली। और तब गर्मियाँ थी और लाइट भी चली जाती थी, लेकिन वो लाइट जब गई होती थी तब भी वो बैठी रहती थी और काम करती रहती थी। देन फिर मैंने उनको कुछ काम ले दिए, किसी ने अगर कपड़े सिलवाने थे तो फिर मैंने जो है उनको डायरेक्ट कर दिया उनके साथ। तो ये वो प्रोजेक्ट था। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के वाले से अभी आपका और भी इनिशिएटिव्स हैं, तो अभी क्या क्या और इरादे हैं पाकिस्तान को सर्व करने के बाद? और इरादे ये हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं शादी वाले काम को देखूँ, क्योंकि एवरीवन इज़ लाइक ए मायदा, आप शादी करवाएं, शादी वाला काम किए, क्योंकि पाकिस्तान में ना रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं, मैच नहीं हो रहा, मैच मेकिंग नहीं हो रहा। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अदर देन दिस आई जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। अब जब मैं कपल्स को देखती हूँ, कपल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना डीमोटिवेट हुए होते हैं एक दूसरे से भी। मतलब इस तरह हुए थे, बच्चे पैदा होते तो सिर्फ और सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को संभालना, फादर कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब जो मेरे हस्बैंड हैं वो जितने मर्जी दिन में थके हुए आए, ही नोज़ कि उन्होंने अब्दुल हादी को टाइम देना है, उन्होंने हमारे बेटे को टाइम देना है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब द थिंग इज़ कि अब पेरेंटिंग जो होती है ना 50-50 होती है, 80/20 नहीं होती। 80% मदर ने नहीं देखना, 20% फादर ने नहीं देखना। नो डाउट फादर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्होंने कमा के लाना है, लेकिन द थिंग इज़ के किस तरीके से वो माँ के साथ बच्चे को देखते हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो मैं इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ। और आजकल बात पे आकर लड़के और लड़कियों को पता नहीं क्या होता है, डाइवोर्स लेने लग जाते हैं। पाकिस्तान का जो डाइवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हर कैटेगरी के लोगों पे काम कर रहे हैं, हर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब बस मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मैं किस पे काम कर रही हूँ जिस पे कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं अब अभी वर्कआउट कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट,
तो अभी सर्च आउट हो रहा है। राइट। अच्छा, सोशल इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, आपकी नज़र में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी ज़्यादा जिन इश्यूज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो क्या है? पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो है अवेयरनेस। राइट। शऊर होगा, अवेयरनेस होगी किसी लड़के के अंदर, लड़की के अंदर, बच्चे के अंदर, तो ही हम लोग आगे जा सकते हैं। अब मुझे अवेयरनेस थी कि मायदा अगर आप सोशल वर्क करने जा रहे हैं, ये आपका सही रास्ता है, ये आपका गलत रास्ता है। मैं गलत रास्ते पे भी जा सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी, मेरे अंदर शऊर था, मेरी फैमिली ने मुझे शऊर दिया, मैं सीधे रास्ते पे गई। तो हम लोग शऊर नहीं देते, हम अवेयरनेस नहीं देते, हम बस चल पड़ते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऑर्फनेज हाउस खोल लेते हैं, उन्हें शऊर नहीं होता कैसे चलाना है, क्या करना है, ऑर्फनेज हाउस बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है दैट इज़ अवेयरनेस। ठीक है। दूसरा ऐसे एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हमारे यहाँ बच्चों में वो जो उनका टैलेंट होता है वो आइडेंटिफाई बड़ा जाके लेट होता है, पेरेंट्स नहीं डिफ़ाइन कर पा रहे होते कि बच्चे को हम किस फील्ड में भेजें। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेगी कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए नर्सरिंग में, और फिर उनके टैलेंट्स के हवाले से कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। तो इस पर थोड़ा सा ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। अब द थिंग इज़ कि आपने कहा टैलेंट बहुत लेट आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे ना मैं स्पेशल बच्चों की बात करना चाहूँगी। जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड होते हैं। अगर देख नहीं सकते हो उन्हें क्रिकेट खेलना आता है, अगर उनके हाथ नहीं है उन्हें पाँवों से काम करना आता है, पाँवों से पेंटिंग करनी आती है। इस तरह के हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्पेशल पर्सन्स मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। अब जहाँ नॉर्मल बच्चों की बात आ जाती है, नॉर्मल बच्चे जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, उन्हें खुद नहीं पता होता हमने किस फील्ड में जाना है। आपका दिमाग, आपकी अपनी सोच, आपका अपना हर चीज़ मैटर करती है कि आपने किस फील्ड में जाना है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। फिर आप जाके अपनी फैमिली को बताएं, फिर आप जाके उन्हें वो करें, मनाएं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अगर फैमिली, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये उनकी गलती है, ठीक है। आगे जाके अगर बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होगा तो ये उनको ही ब्लेम किया जाएगा। अब पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है, और उसके अलावा द थिंग इज़ के फैमिलीज़ लाइक बच्चा हमारा पढ़ ले और नौकरी कर ले, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम शादी कर देंगे। बताया नहीं जाता बच्चों को कि लाइफ में चीज़ें अचीव करना कितनी ज़्यादा लाइक मैटर करती हैं। अब स्किल डेवलपमेंट का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। अब बच्चों को शुरू में ही डिजिटल मार्केटिंग सिखा देनी चाहिए, क्योंकि आगे पाकिस्तान हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी ना। तो फिर अब बच्चे पे भी डिपेंड करते हैं कि वो खुद देखे कि वो क्या कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, चांस नहीं है, तो आप खुद क्रिएट कर लो। क्रिएट करना इतना मुश्किल तो नहीं है। आप ढूंढें, आप सर्च करें। अब शादी के बाद आई वॉज फीलिंग सो यूज़लेस कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन मुझे ये लगा था कि मैं यूज़लेस नहीं हूँ, मैं बाकी बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ फीमेल से अच्छी हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। मुझे जहाँ इवेंट्स पे जाना तो मैं चली जाती हूँ, मुझे जहाँ जिसकी हेल्प करनी हो तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं अपने आप को यूज़लेस क्यों फील कर रही हूँ? मैंने अपनी डिग्री छोड़ी बीच में कुछ इश्यूज़ की वजह से, मैं उसे कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे इन लॉज की सपोर्ट है। अभी मुझे मेरे इन लॉज ने कहा है अगर आप जॉब करना चाहती हैं अपने ही सोशल वर्क सेक्टर में आप कर लें। मैं जॉब भी कर रही हूँ। मतलब द थिंग इज़ कि मुझे था कि शादी के बाद मैं बस वही रोटी पानी करूँगी, सारा कुछ करूँगी, मैं वो भी कर रही हूँ, मैं साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। अब मैं अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। मैं एंड पे कुछ ये कहना चाहूँगी, चाहे फीमेल्स हैं मेल्स हैं, आप जो कर रहे हो ना करते रहो। एक दिन ना आप लोग मुस्कुराओगे कि आप, अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा आपको नवाज दिया कि आपने सोचा भी नहीं है। तो द थिंग इज़ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। और एक दानिश्वर है, उसने खूब कहा था, अगर तो अपना सगा बना रहेगा ना, अपना तो सगा बना रहे और लगा रहे, लगे भी रहोगे और सगे भी बने रहोगे, तो अपनी मंजिल तक लाजमी पहुँचोगे। बिल्कुल। और अपनी नीयत को साफ रखना है, सेल्फ मोटिवेट होना है। और अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपने खुद अपनी सपोर्ट सिस्टम बननी है। तो बस लगे रहो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजेंगे और आप एक मंजिल तक पहुंचेंगे यकीनन। और तसलसल में ही कामयाबी, और किसी काम में अगर आप लग गए और वो मुसलसल कर रहे हैं तो उसमें यकीनन अल्लाह ताला आपके जो इरादे अगर ठीक हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मिस मायदा गफूर यानी हमारे साथ मौजूद थी। शी इज़ अ वेरी गुड पैट्रियोटिक एंड सर्विंग पाकिस्तान ट्रू मैनर।
आई रियली रिस्पेक्ट हर, और अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ और बरकतें दें इनके काम में। आमीन। और आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचना, उम्मीद करते हैं आपका शो बड़ा पसंद आएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।